अधिष्ठान है अधिष्ठान है इसमें आपका स्वागत है। सो दिस इज सीरीज फॉर 1.5 ईयर करंट अफेयर्स। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 53। आज हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे प्रीलिम्स 2025 के लिए करंट अफेयर्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सीरीज जो है दैट इज ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द प्रीलिम्स 2025, और इसके अंदर हम प्रीलिम्स 2025 के करंट अफेयर्स को बहुत इजी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि स्टैटिक पोर्शन पढ़ पढ़ के आपका दिमाग जो है एकदम से स्टैटिक हो चुका है, राइट। और प्लस करंट अफेयर्स का बर्डन बहुत सारा है आपके। और इस टाइम पर ये सीरीज जो है आपके लिए एक रामबाण की तरह साबित हो सकती है, जिसके अंदर मजे से हम पढ़ते हैं करंट अफेयर्स को, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर रहे, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन क्या है? ईईयू। अभी ये क्यों है न्यूज के अंदर? ईईयू इसलिए न्यूज के अंदर है बिकॉज ईईयू और इंडिया के ऑफिशियल्स, इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में बातचीत हो रही है। किस बात की बातचीत हो रही है? कि हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। क्यों ना हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। तो भाई साहब ईईयू है क्या, पहले ये समझते हैं। देखो, एक है ना ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज यूरोपियन यूनियन, है ना। रशिया इस ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा चिढ़ रहा था एक दिन, है ना। एक दिन रशिया ऐसे बोला, यार देखो कितनी मस्त ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोग क्या है? ये लोग एक तरह से अपनी खुद की पॉलिसीज बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज। इनके बीच में कोई टैरिफ नॉन टैरिफ होता है इनके बीच, एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम है। भाई मैं भी काश ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बना पाता। तो इसी की लाइन पर, ईयू की लाइन पे ईईयू बनाया गया जनवरी 2015 के अंदर। जनवरी 2015 के अंदर, वो भी 1 जनवरी को, न्यू ईयर के दिन, कहा रशिया ने कि मैं भी एक ऐसा यूनियन बना रहा हूं जिसके अंदर मेरे भी बहुत सारे दोस्त होंगे। ठीक है, और उन दोस्तों को मैं कहूंगा कि हम भी फ्री ट्रेड करें। ठीक है, हम भी एक तरह से मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स सर्विसेज कैपिटल, ये सब मूवमेंट, इनकी मूवमेंट अपन भी फ्रीली करें, राइट। तो रशिया ने इस तरह से इसके अंदर बोला गया। 1 जनवरी 2015 के अंदर एक ट्रीटी साइन करी गई ऑन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहां से हमको मिली। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन किस तरह से रशिया जो है वो इस यूनियन के अंदर एक तरह से यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की बात कर रहा है। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है, देखिए, हम इसकी वेबसाइट पे गए तो वेबसाइट के अंदर लिख रखा है, इट्स एम इज टू अचीव दिस बाय कोऑर्डिनेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, एलिमिनेटिंग नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स, हार्मोनाइजिंग रेगुलेशंस, मॉडर्नाइजिंग द इकोनॉमीज ऑफ इट्स 5 मेंबर स्टेट। 5 मेंबर स्टेट्स हैं इसके अंदर। अभी पढ़ेंगे कौन कौन से। देखिए, यूरोपियन यूनियन की लाइन के ऊपर, ठीक है, लाइक यूरोपियन यूनियन, हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं जिसका नाम है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। कौन बनाना चाहता है? हम, मतलब कि भाई ये 5 कंट्रीज। ठीक है, तो इन 5 कंट्रीज को पहले समझते हैं कौन कौन से ये 5 कंट्रीज हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और किर्गिस्तान। ये 5 कंट्री जो है ये मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रही है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये 5 है, रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, अर्मेनिया और किर्गिस्तान, राइट। चलो, तो अब देखो ये क्या करना चाहती है। इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ द गुड्स सर्विसेज कैपिटल एंड लेबर, कोऑर्डिनेटेड हार्मोनाइज सिंगल पॉलिसी ये बनाया इन द सेक्टर डिटरमाइंड बाय द ट्रीटी एंड द इंटरनेशनल एग्रीमेंट विद इन द यूनियन, राइट। तो ये चाहते हैं कि हम ऐसा एक कॉमन मार्केट बनाए जैसे यूरोपियन यूनियन ने बना रखा है भाई। तो एस्टेब्लिश बाय द ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइंड इन 2004 इन अस्ताना। ठीक है, इससे ये बनी है। अब यहाँ पे देखो, रशिया विद इन ईयू अगर हम देखें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में भी ईयू एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज इसके अंदर रशिया है और रशिया इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। तो हम इनसे बात कर रहे हैं ईयू से, भाई हमको भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमसे कर लो, हमको भी तुम लोगों से फ्री में ट्रेड, मतलब फ्री ट्रेड का मतलब कोई इंपोर्ट ड्यूटीज और ये सब चीजें हमको नहीं लगवानी, हम इस तरह का ट्रेड आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मॉड्यूलर कोर्स हमने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे लॉन्च कर रहे हैं 5 दिसंबर को। जो भी बच्चे चाहते हैं कि उनके कम से कम 10 क्वेश्चंस, है ना, प्रीलिम्स में डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, तो वो ये कोर्स ज्वाइन कर लें। बिकॉज देखिए 15 क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी पे। यू नो द रीजन, बिकॉज IFOS का एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जामिनेशन जो होता है वो, और यूपीसी CSC का एग्जामिनेशन सेम ही होता है। ठीक है, CSC प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन और इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन सेम ही होता है। 15 क्वेश्चन तो वो पूछेंगे ही पूछेंगे, उनमें से कम 10 से लेकर 12 क्वेश्चन तक हम आपको डायरेक्टली सॉल्व करवा देंगे। इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कवरेज करा जाएगा सिलेबस का, क्या तो कन्वेंशन क्या ऑर्गेनाइजेशन सब रटवा देंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, शंकर आइस की जो टिपिकल बुक है उसको बहुत ही सिंपल मैनर में बता देंगे, NCERT पूरी आपको समझा देंगे। ठीक है,
तो कंप्लीट डिजिटल नोट्स यहाँ पर देंगे आपको, डेली एमसीक्यू सॉल्विंग शीट्स देंगे, स्पेशल टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट इसके अंदर करेंगे हम। यहाँ पर 300+ एमसीक्यूज आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो मॉर्निंग में क्लासेस होंगे वो 7 to 9 क्लासेस होंगी। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें आप, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 इयर्स तक के लिए ये वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर रहेंगे, ठीक है। तो और क्या चाहिए आपको, अगर मान लीजिए आप 2 से 3 साल बाद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस मॉड्यूलर कोर्स को। और जो बच्चे अभी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मॉड्यूलर कोर्स बन जाता है, ठीक है। तो देखो मैं तो यही बोलूंगा कि आप अपना चांस जो है प्रीलिम्स का उसको लूज मत करिए, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट कहीं से, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये बात भी आप सब जानते हैं, ठीक है। तो हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे एक बहुत ही साइंटिफिक मैनर के अंदर कोर्स लेकर आ रहे हैं, इसको आप ज्वाइन करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए इंडिया ने साइन करा एक 10 ईयर का एग्रीमेंट विद ईरान फॉर डेवलपमेंट ऑफ शाहिद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल एट चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट के ऊपर इस तरह का टर्मिनल बनाने के लिए एक एग्रीमेंट साइन करा है। चाबहार पोर्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए, पहले ये देखते हैं कि देखो इंडिया है, इंडिया जाना चाहता है भाई यहाँ पर सेंट्रल एशिया के अंदर, ये सेंट्रल एशिया है, राइट। इस सेंट्रल एशिया के अंदर इंडिया जाना चाहता है, तो इसमें बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, राइट। बहुत सारा अनटैप्ड पोटेंशियल इसमें, गैस ऑयल ये सब चीजें हैं इसके अंदर, राइट। अब जाए कैसे? इंडिया ने कहा चलो भाई चलते हैं, पाकिस्तान ने बोला भाई मैं नहीं जान दूंगा तुमको। पाकिस्तान यहाँ पे गेट लगा के खड़ा हो गया। हमने कहा यार अब कैसे जाएं, यहाँ तक तो जा ही नहीं पा रहे, कैसे भी नहीं जा पा रहे, ठीक है। इस तरफ से जा नहीं सकते, यहाँ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आ गया, राइट। चाइना जाने नहीं देगा, तो अब हम क्या करें? हमने फिर बात करी कि भाई, हमने बात करी ईरान से। बोले यार देखो पाकिस्तान तो हमें जाने नहीं देता, तुम जाने दो, ठीक है। ईरान ने बोला ठीक है भाई, एक काम करते हैं, अपन एक काम करते हैं, एक अच्छा सा रूट बनाते हैं, ठीक है। तुम्हारा कांडला पोर्ट है? बोले हाँ। कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। कांडला पोर्ट से कहो, कांडला पोर्ट से आप यहाँ पर चाहबार पोर्ट, हमारे यहाँ पे एक चाहबार पोर्ट है, वहां तक आप शिप से आ जाया करो। फिर हमने कहा ठीक है शिप तक आ जाएंगे, फिर आगे का? बोले आगे का रूट मैं तुमको बता दूंगा, आगे का किस तरह से तुमको करना है, बस अफगानिस्तान से भी तुम बात कर लो। तो हमने अफगानिस्तान को फोन करा, बोले देख भाई पाकिस्तान हमको आने नहीं देता है ना, ये हमको सेंट्रल एशिया जाना है, तेरे पास भी आने नहीं देता है, तो हम क्या करें? हम एक तरह से ईरान से बात कर ली, ईरान कह रही है कि अफगानिस्तान राजी हो तो मैं तुमको सेंट्रल एशिया पहुंचा दूंगा। तो हमने, ईरान ने कहा, अफगानिस्तान ने बोला ठीक है भैया, हमको भी आप लोगों की जरूरत है, आप भी लोग हमारे यहाँ पर आओ, आराम से दावत करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो फिर क्या हुआ देखो, एक यहाँ से कांडला पोर्ट और एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है नीचे, ठीक है, अगर हम देखेंगे मुंबई के अंदर, राइट। तो वहां से कनेक्ट करा गया चाहबार पोर्ट को, ठीक है, चाहबार पोर्ट को कनेक्ट कर दिया। अब चाहबार पोर्ट से जारंज तक जाएंगे रोड से, रेलवे लाइन भी है इसके अंदर, ठीक है। और जारंज से आप देखेंगे दिलाराम तक जाएंगे, और दिलाराम पे गार्डलैंड रोड, दिस इज ए गार्डलैंड रोड, है ना। गार्डलैंड मतलब जैसे एक माला की तरह है ना ये रोड, वो मजार शरीफ तक पहुंचा देगी, फिर उसके बाद हम सेंट्रल एशिया चले जाएंगे। मजे ही मजे, ठीक है। समझ में आ रहा है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। तो कांडला से गए हम चाहबार, कांडला से गए चाहबार, चाहबार से गए जारंज, जारंज से पकड़ी दिलाराम वाली रोड, ठीक है, गार्डलैंड रोड। और उसमें गार्डलैंड रोड के अंदर देखो हेरात, दिलाराम, कंधार, काबुल और मजार शरीफ, ये एक एक नाम तुम्हें याद होना चाहिए और इसी सीरीज के अंदर याद होना चाहिए, ठीक है। HD, ठीक है, HD से हाई डेफिनेशन, ठीक है, ऐसे होता है ना HD वाली पिक, ठीक है, हाई डेफिनेशन हो गया आपको। एक सेकंड रुको मैं साइलेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद कंधार, KKM, HD KKM, ये याद होना चाहिए, HD KKM, अफगानिस्तान के अंदर इस तरह से। और फिर यहाँ से फिर सेंट्रल एशिया निकल लेंगे, ठीक है। बढ़िया है, सिंपल है ना। तो यहाँ पर देखो, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप इसके अंदर समझ सकते हैं, राइट। तो लोकेटेड इन सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस इन द साउथ ईस्ट एशियन पार्ट ऑफ द ईरान, राइट, ऑन द गल्फ ऑफ ओमान। चाहबार पोर्ट जो है सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस जो है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान में यहाँ पर है, राइट। तो साउथ ईस्टर्न हो गया ना, साउथ और ईस्टर्न यहाँ पर है ना, ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। देखो यहाँ पर ये ईरान है, ऐसे देखो, ये देखो करो साउथ और ईस्टर्न, ठीक है। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट में है, यहाँ पर है चाहबार पोर्ट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इट इज द ओनली डीप सी पोर्ट इन द ईरान विद डायरेक्ट ओशन एक्सेस, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ये है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है।
तो इंडिया का 10 ईयर का एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ है इस तरह से टर्मिनल के लिए, राइट। अब देखो ये जो एग्रीमेंट है, द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिटवीन द इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड एंड द पोर्ट्स एंड द मैराइन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईरान। आईपीजीएल इज ए कंपनी विच इज 100% ओन्ड बाय द सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी अथॉरिटी। आईपीजीएल एक कंपनी है जो कि सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड से ओन्ड है, मतलब 100% ओन्ड बाय द सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ए कंपनी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, ठीक है। इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान साइन ए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट इन 2016 टू डेवलपमेंट ऑफ चाहबार पोर्ट। चाहबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए इस तरह से इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने 2006 के अंदर ये साइन करा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक आप समझ में आ रहा है आपको। और इसके आगे हम देखें तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान साइन ए डील एस्टेब्लिश इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर चाहबार एग्रीमेंट 2016, ठीक है। दिस इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल लाइन चाहबार पोर्ट से जादेन तक, क्या करेंगे, एक तरह से रेल लाइन बनाएंगे। फिर अलोंग द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, फिर आप देख रहे हैं यहाँ से उन्होंने जारंज दिलाराम हाईवे पकड़ा, ठीक है, और जिसके अंदर मैंने आपको बताया गार्डलैंड रोड, इस तरह से इसके अंदर है, राइट। चलो, जारंज दिलाराम हाईवे जो है, ठीक है, जारंज और दिलाराम हाईवे ये वाला जो है, जारंज और दिलाराम हाईवे ये वाला है ना, ये 215 किलोमीटर तक बड़ा है, 215 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो बनाया ना, ये असिस्टेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया ने ये बनाया ये हाईवे। तो हमको यहाँ तक जारंज तक ये पहुंचा देगा ईरान, जारंज से फिर हमको हाईवे पकड़ेंगे दिलाराम तक, दिलाराम तक हाईवे पकड़ के फिर एक गार्डलैंड रोड आ गई, फिर तो भाई मजे ही मजे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, अब नेक्स्ट जो है दैट इज डारफुर क्राइसिस। डारफुर क्राइसिस क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो, सूडान के अंदर अभी एक फेमाइन कंडीशन आ गई। फेमाइन कंडीशन का मतलब समझ रहे हो कि सूडान जो है, ठीक है, उसके अंदर लोग भूख से मर रहे हैं, भूख से, हंगर क्राइसिस के अंदर आ चुका है, राइट। तो सूडान के अंदर अभी हंगर क्राइसिस क्यों आ चुका है, राइट, और ये वाला जो रीजन है दारफुर रीजन, ये तो इसमें तो बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन चल रही है अभी, राइट। ठीक है भाई। तो सूडान के अंदर एक एरिया है डारफूर, ठीक है, इसके अंदर तो बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है। देखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज डिस्क्राइब सूडान एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट हंगर क्राइसिस विद द वेस्टर्न डारफूर रीजन जो है ना most at risk as Sudan's 15-month civil war that has displaced millions and sparked ethnic violence gets on, right। ये जुलाई 2024 की न्यूज़ है। तो भाई साहब, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज डारफूर, ठीक है। एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग बाग है ना घास खाने को भी तैयार है, ठीक है, मिट्टी खा के अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, बिकॉज वहां पर सिविल वार चल रहा है सूडान के अंदर। सूडान के अंदर सिविल वार चलने के कारण भुखमरी फैल रही है, ठीक है। इन लोगों को वार करना है, बस सिविल वार करना है, राइट। चाहे से लोग मरे जिंदा रहें वो अलग बात है, राइट। तो यूनाइटेड नेशंस ने अभी कहा है दैट पीपल हैव बीन ईटिंग ग्रास एंड पीनट शेल्स इन डारफूर एंड ड्यू टू हंगर क्राइसिस इन सूडान। देख लो भाई, कितने अच्छे देश में रह रहे हो तुम। अब ये देखो, नहीं तो लोग तो घास खा खा के जिंदा रह रहे हैं, सोच कर देखो, आपस में लड़े जा रहे हैं। तो डारफूर रीजन जो है ना वो वेस्टर्न सूडान के अंदर है, ठीक है। अगर मैंने मैप रखा हो उसके अंदर तो देखता हूँ, ये रहा भाई डारफूर रीजन, इसमें चल रही है भुखमरी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सूडान हो गया, ये लीबिया हो गया, ठीक है, सूडान का ही पार्ट है ये डारफूर, है ना। तो ये चाड हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, ठीक है, और ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, ठीक है। बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इज नॉट बॉर्डर्ड विद द व्हाट बॉर्डर विद द डारफूर। तो डारफूर किस किस से बॉर्डर है, लीबिया, चैड और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, ठीक है, कार, चैड और लीबिया से, राइट। और फिर बाकी तो सूडान के अंदर ही आता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखो इसके अंदर कि सबसे पहले इसकी लोकेशन याद कर लो, बिकॉज प्लेसेस इन न्यूज में पूछा जाएगा। डारफुर इज रीजन ऑफ द वेस्टर्न सूडान, ठीक है, बॉर्डरिंग लीबिया, चैड एंड सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तीन लोगों को ये क्या कर रहा है, तीन लोगों को ये एक तरह से बॉर्डर कर रहा है। एक तो लीबिया हो गया, एक चैड हो गया और एक कार हो गया, ठीक है। तो लेटेस्ट सर्च इन द वायलेंस कम्स एज द आरएसएफ एनसर्कल्स नॉर्थ डारफोर्स कैपिटल अल फशर, ठीक है। तो नॉर्थ डारफोर्स कैपिटल को उसने क्या करा, दोनों तो चारों तरफ से घेर लिया था उसने, राइट। ह्यूमैनिटेरियन जो है क्राइसिस आ गए थे वहां पर, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक तरह से कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा था, है ना, जो खाने वाने पीने के सामान वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो गई थी, राइट। अब सूडान के अंदर ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ क्या है, इसको चलो हम गहराई से समझते हैं, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखिए, ये सूडान के प्रेसिडेंट थे उमर अल बशीर, आराम से प्रेसिडेंट थे, मजे कर रहे थे। पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है, 2009 के अंदर प्रेसिडेंट बने थे, इनको हटा दिया जाता है प्रेसिडेंट उमर अल बशीर को मिलिट्री जनरल्स के द्वारा अप्रैल 2019 के अंदर।
अब जैसे अप्रैल 2019 के अंदर इसको हटाया जाता है, ठीक है, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था इनके लिए कि ऑटोक्रेटिक और ऐसा करके इनको हटाया जाता था मिलिट्री के द्वारा, बट सिविलियंस जो होते हैं वो कहते हैं कि हमको मिलिट्री नहीं चाहिए, मिलिट्री रूल करने लग जाती है यहाँ पर। बोले हमको मिलिट्री विलिट्री नहीं चाहिए, हमें तो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन से बनी हुई सरकार चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई एक को हटा के दूसरा बैठ जाए। तो इसको मिलिट्री के द्वारा हटाया जाता है और मिलिट्री रूल करने लग जाती है, तो सिविलियंस और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बोले एक को हटा के दूसरे आ जाएंगे, ऐसा अच्छी बात नहीं है, तो ठीक है, हमको डेमोक्रेटिक इलेक्शन से इलेक्ट करे हुए बंदे चाहिए। इससे क्या होता है, इससे फिर और ज्यादा जब सिविलियंस डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, इन सब के कारण क्या होता है, इन सब के कारण एक एग्रीमेंट साइन करते हैं मिलिट्री और प्रोटेस्टर, जिसके अंदर ऐसे बोला जाता है कि एक सोवरेंटी काउंसिल बनाएंगे जिसके अंदर कौन कौन होंगे, मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे और सिविलियंस भी होंगे, ठीक है। एंड इलेक्शन, फिर इलेक्शन रखेंगे 2023 तक हम इलेक्शन रखेंगे, राइट। अब देखो, बाशिर चले गए थे, बाशिर के लिए लड़ाई हुई थी, सिविलियंस बाशिर को भगाने जाते हैं, बाशिर चले गए, फिर सिविलियंस ने डिमॉन्स्ट्रेशन कंटिन्यू रखा, डिमॉन्स्ट्रेशन कंटिन्यू रखा डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, फिर इससे एक सोवरेंटी काउंसिल बनी, सोवरेंटी काउंसिल बनकर एक पावर शेयर एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, ऑफिसर्स एंड सिविलियंस के। दिस काउंसिल, ठीक है, वुड लीड सूडान टू इलेक्शन एट द 2023, ऐसे बोला गया 2023 में हम इलेक्शन करवा देंगे। और अब्दुल्ला हमदौक, ठीक है, ये जो पर्सन है, राइट, वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इनको अपॉइंट करा कि 2023 तक तुम प्राइम मिनिस्टर। बट ये जो एग्रीमेंट था, ये जो अरेंजमेंट था ना, ये जो पावर शेयरिंग बॉडी बनाई गई थी सोवरेंटी काउंसिल, ये कुछ ही दिनों की मेहमान बनी रही, मतलब कुछ ही दिन ये चली, राइट। और ये एग्रीमेंट जो होगा, ये एग्रीमेंट जो होगा पावर शेयर एग्रीमेंट, ये टूट जाएगा, बट द न्यू एग्रीमेंट अरेंजमेंट वॉज शॉर्ट लिव्ड एज द मिलिट्री ओवरथ्रू द गवर्नमेंट इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 के अंदर ये जो सोवरेंटी काउंसिल बनाई गई थी उसको हटाकर फिर वापस से मिलिट्री का रूल यहाँ पर आ गया। और ये जो भाई साहब हैं, ठीक है, बुरहान, ठीक है, बुरहान जो होंगे वो डिफेक्टो लीडर बन जाएंगे कंट्री के। तो सबसे पहले तो जो थे वो इनको हटाया, लोगों ने प्रोटेस्ट कर करके, इनको हटाने के बाद फिर एक समझौता हुआ जिसके अंदर इनको बनाया, फिर इनको हटा दिया मिलिट्री ने, और मिलिट्री के अंदर फिर मिलिट्री जनरल ही थे ये बुरहान, ये जो है ये बन जाएंगे अनाउंस दैट द मिलिट्री, और कहेंगे कि मिलिट्री जो होगी वो कंट्रोल करेगी, कोई सोवरेंटी काउंसिल काउंसिल नहीं करेगी, मिलिट्री ही कंट्रोल करेगी 2023 के इलेक्शन के अंदर। अब ये सब चीजें चल रहा था, ठीक है, ये कह रहा है बुरहान अनाउंस दैट द मिलिट्री वुड होल्ड द पावर अंटिल द इलेक्शन आर हेल्ड इन जुलाई 2023, ठीक है, इस तरह से उन्होंने इसके अंदर इस तरह से बोल दिया। पर इसके बाद ये जो मिलिट्री के अंदर है ना एक फोर्स होती है दैट इज नोन एज आरएसएफ, ठीक है, आरएसएफ फोर्स का जो हेड होता है, ठीक है, और ये जो थे बुरहान, ये आपस में बढ़ जाता है, ठीक है, ये देखो ये आपस में बढ़ गए। जनरल मोहम्मद हमदान डागलू, ठीक है, ये आरएसएफ के, ठीक है, लीडर है। और ये एक तरह से क्या है, एक तरह से जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, राइट, ये जो है वो पूरा प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और मिलिट्री जनरल भी थे, ये आपस के अंदर लड़ मरते हैं, लड़ो भाई लड़ो। और आर्मी और आरएसएफ के बीच में एक तरह से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, आर्मी और आरएसएफ दोनों मिलिट्री फोर्सेस हैं, ठीक है, और दोनों इसके अंदर होता है। सून आफ्टर 2021 का कू रिलेशन बिटवीन द मिलिट्री एंड आरएसएफ डिटोरिएटेड, जनरल मोहम्मद हमदन दगालू, ठीक है, जो कि आरएसएफ के चीफ थे, एंड जनरल अब्दल फतेह अल बुरहान जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और जो कि क्या है, जो आर्मी के चीफ भी हैं, डिसएग्री ओवर हाउ द 10,000 स्ट्रॉन्ग आरएसएफ शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू आर्मी, ठीक है, कि ये आर्मी के अंदर किस तरह से या, तो इसके पास 10,000 सैनिक थे आरएसएफ के पास, उन्होंने इसका विरोध कर दिया आर्मी का, और फिर जब से लड़े जा रहे हैं, ठीक है। एज ऑफ फरवरी 2024 नियरली 8 मिलियन पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड, आप देख कर देखो। This includes more than 6 million people displaced within the Sudan and more than 1.5 million people who fled to the neighboring countries. ठीक है, without a resolution to the crisis, hundreds of thousands more people will be compelled to for the basic assistance और ये सब चीजें, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये आपको समझ में आ गया, डार्फुर रीजन क्या है ये समझ में आ गया, इनके बीच में कंफ्लिक्ट क्या है, आपस के अंदर लड़ रहे हैं, सिविल वार चल रहा है अभी इसके अंदर, और उसके कारण यहाँ पर बढ़ रही है भुखमरी। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है कि लोग यहाँ पर घास खाकर जिंदा है, घास, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग, श्रिंकफ्लेशन, ठीक है, श्रिंकफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफएमसीजीज को इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, और एफएमसीजीज क्या है, श्रिंकिंग मार्जिन्स कर रही हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये श्रिंकफ्लेशन क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई क्या होता है, ऐसे समझो कि श्रिंकफ्लेशन का मतलब क्या होता है, ये समझो कि मान लीजिए कि एक बिस्किट का पैकेट है, पार्ले जी, पार्ले जी, राइट,
और पार्ले जी बिस्किट का पैकेट जो है, राइट, वो काफी बड़ा पैकेट है, था पहले। जब अपने बचपन में अपन लेके आते थे बहुत बड़ा पैकेट आता, 5 रुपए का आता था, राइट। पर अब क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ी, पर ये पैकेट तो 5 ही रुपए का रहा, राइट। बट आप देखेंगे इसका साइज जो होगा, साइज होगा वो बिल्कुल हाफ सा साइज हो गया। मतलब कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इसका प्राइस रिड्यूस नहीं करा, है ना, और इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन थी तो इन्फ्लेशन लड़ने के लिए इसका साइज रिड्यूस कर दिया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो कंपनीज क्या करती है कि इन ऑर्डर कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए वो प्राइस कम ना करके जब साइज छोटा कर देती है, दैट इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन। तो आप यहाँ पर देखो कि बहुत सारी जगह पर अगर आप देखेंगे एफएमसीजी प्रोडक्ट के अंदर कंपनीज यही प्रैक्टिस कर रही है। ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट मेनी कंपनीज आर प्रैक्टिसिंग श्रिंकफ्लेशन, अपने साइज को छोटा कर देती है। अब पैकेट 5 रुपए का ही आ रहा है पर पैकेट छोटा हो गया, राइट, दैट इज नोन एज सिंपल श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन के कारण श्रिंक प्लस इन्फ्लेशन, है ना, श्रिंक प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कारण क्या है, साइज को छोटा कर देना, दैट इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन, राइट। इज ए प्रैक्टिस ऑफ रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द प्रोडक्ट वाइल मेंटेनिंग इट्स स्टिकर प्राइस। ठीक है, जो प्राइस है वो मेंटेन करके उसका साइज को छोटा कर दिया। इट इज फॉर्म ऑफ हिडन इन्फ्लेशन। Raising the price per given amount is a strategy employed by the companies mainly in the food and the beverages industries to steadily boost profit margin or maintain them in the face of rising input cost, right? इसको is also referred to as package downsizing in the business and academic research, right? I hope this is clear। जैसे 2 लीटर की बोतल थी, $5 की आ रही थी, तो इसकी साइज छोटी कर दी, अभी भी $5 की आ रही है पर 1.75 लीटर ही इसके अंदर आ रहा है। दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया, राइट। तो अभी के लिए अपन इतना ही रखें, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखें क्लास के। फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ते हैं। देखो छोटे छोटे वीडियोस देखने में तुम भी नहीं थकते, हम भी नहीं थकते, और मजा भी आ जाता है पढ़ने के अंदर, और खत्म भी हो जाता है जल्दी फटाफट। और ऐसे करते करते हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वीडियोस विल बी 100+, ठीक है, 100+ वीडियोस पे आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर्स कवर कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।